हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंग्लिश माध्यम पे हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है। हम आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, राइट? उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप आज का टेस्ट 21 मॉक टेस्ट SSC CGL मेंस का आप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? टेस्ट सुबह ही अपलोड हो गया था। आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फिर जल्दी से उसको अटेम्प्ट करके वापस वीडियो पर आते हैं डिस्कस करने के लिए पैसेज 1। ओके, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो उसकी इम्पोर्टेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं। कल हमने बात करी थी कि वो आइसिंग होता है केक के ऊपर, राइट? कई बच्चे उसको, क्योंकि लेंदी है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा लेंदी है, इतने ज़्यादा 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, राइट? तो उतने से क्वेश्चंस बच्चे सोचते हैं कि यार हमने ग्रामर पे इतना फोकस करा, इतना अच्छे से करा है, इतना लंबा टाइम इसके ऊपर क्यों कंज्यूम करना। पर बच्चे, ग्रामर सिर्फ आपने नहीं करी, आपके साथ में अगर 600 बच्चे और दे रहे हैं एग्जाम, तो उन सब ने ग्रामर करी है। ओके, उन सब ने ग्रामर करी है। डिफरेंस कहाँ आएगा? तो वो सब क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन हमें तो मेरिट लिस्ट में आना है ना। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए मुझे याद है, मैं जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी, मेरे भाई ने मुझसे एक बात बोली थी कि दी आप कर तो रहे हो प्रिपरेशन, लेकिन आप जो कर रहे हो वो सब बच्चे कर रहे हैं। आप भी कोचिंग जा रहे हो, वो भी कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है? आप जो बुक्स पढ़ रहे हो वही सब बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट कहाँ पड़ जाएगा? कौन सी चीज़ आपको उनसे स्टैंड आउट करेगी जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे। जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा करोगे, चाहे वो प्रैक्टिस 1 घंटा एक्स्ट्रा हो, चाहे वो सुबह 1 घंटा जल्दी उठना हो, ठीक है, चाहे मेरे को एक एक्स्ट्रा बुक रेफर करनी हो, चाहे कोई एक एक्स्ट्रा सोर्स रेफर करना हो, वो जो एक्स्ट्रा मैं करूँगी ना, वो डिपेंड करेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा नाम मेरिट में आता है या नहीं, राइट? तो वही चीज़ है। ग्रामर सबने पढ़ी है, हमारे चैनल से कई बच्चों ने पढ़ी है ग्रामर, है ना? दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ी है कई बच्चों ने ग्रामर, लेकिन जो आपने किया वो सबने किया। पेपर में जो आप डिफरेंट क्या कर आओगे, वही चीज़ डिफाइन करेगी कि आप मेरिट में कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। ओके, और ये जो मार्क्स हैं, ये बिल्कुल, हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये, इसमें आपको कोई अपनी आपको कुछ भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं दिखानी है, आपको अपने ग्रामर नहीं पूरा अच्छे से आता, थोड़ा बहुत आता है, नहीं दिखाना वो चीज़ें, कुछ भी आपको वोकैब नहीं दिखानी। आपको अगर इंग्लिश की बेसिक समझ आती है, कोई भी आपसे अगर इंग्लिश न्यूज़ आप सुनते होंगे, अभी तक आपको थोड़ी बेसिक समझ आ गई होगी, डेफिनेटली आपने प्री क्लियर किया, आप मेंस पे आए हैं, तो थोड़ी बहुत समझ आपको बेसिक की है, राइट? तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसका हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उन वर्ड्स का मीनिंग समझ पाएंगे। ऑल्दो आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, बट आपको आता है, ठीक है? तो आपको सीधा आइडेंटिफाई करना है। सारे आंसर्स आपको पैसेज में दिए हुए हैं, ठीक है? पैसेज में आपने आंसर आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना है। तो हुए नहीं, ये बात बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है इसमें, है ना? और जबकि आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट काउंट हो जाएगा आपकी सक्सेस की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, मतलब सक्सेस कोई दुर्घटना नहीं है, अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हाँ एक दिन सडनली हो गई। इट इज़ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू सो, ठीक है? यानी कि ये मेहनत है। परसिवरेंस का मतलब होता है कि आपकी परसिस्टेंस होता चाहिए। लाइक आपने एक चीज़ जो आज करी, आप आज सुबह 4 बजे उठे, तो ये नहीं कि कल भाई आज तो ढिंढोरा पीट दिया सारी जगह, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन कल से वो टाइम फिक्स। तो परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी। आप रोज़ जो चीज़ कर रहे हैं, ओवर द ईयर्स आपने जो चीज़ करी है प्रैक्टिस, वो आपका हो जाएगा आपने अपनी सक्सेस के लिए जो चीज़ करी है, राइट? तो इट इज़ परसिवरेंस। लर्निंग मतलब सीखना। अब ये सीखना दोनों तरीके से हो सकता है, कुछ न्यू चीज़ें सीखना या अपनी मिस्टेक्स से सीखना, ठीक है? परसिवरेंस, स्टडिंग, सैक्रिफाइस
एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्टडिंग, आपको पता है पढ़ना, रोज के रोज पढ़ना। इनफैक्ट अगर कोई लर्निंग स्टेज में नहीं भी हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप बन गए ऑफिसर, फिर भी आपको पता है आज की डेट में जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, इन सबके लिए बोला जाता है कि वो वीक में एक बुक जरूर पढ़ते हैं, गुड बुक्स। ठीक है, क्यों? तो वो क्या स्टडिंग का पार्ट नहीं है? वो क्यों पढ़ते हैं गुड बुक्स? क्योंकि आपको अच्छी किताबें अच्छा ज्ञान ही देंगी, आपसे कुछ लेंगी नहीं, राइट? ज्ञान ही देंगी आपको। तो एंड सैक्रिफाइस मतलब देखो भाई, एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि मुझे उनसे पूछा गया था कि आपको जब आप इतने बड़े स्टार बन गए तो आप कुछ चीज़ें आपको बहुत खलती होंगी कि अब मैं सड़क पर जाके गोलगप्पा नहीं खा सकता, या नॉर्मली लोगों की तरह सड़क पे नहीं अपनी वाइफ के साथ हाथ में हाथ डाल के नहीं चल सकता। उनने कहा था कि जो मैं आज हूँ, जो मैंने अचीव किया है, मैंने उसके लिए हार्डवर्क किया है, तो जो चीज़ें मुझे छूट गई मुझे उसका गम नहीं है, राइट? तो आपको भी हो सकता है आपको नींद बड़ी प्यारी लग रही है, सुबह सुबह आए 4 बजे कितनी अच्छी नींद आती है ना? लेकिन उसको त्यागोगे तभी तो, उसका सैक्रिफाइस करोगे तभी तो पढ़ोगे, राइट? तो वो सैक्रिफाइस, और सबसे ज़्यादा जो आप कर रहे हैं उससे प्यार करना। अगर अभी प्यार नहीं भी हुआ है तो उसको प्यार करना सीखना, कि आप कैसे उसको अपने मतलब अपनी आत्मा में उतार सकते हैं, वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, राइट? तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से सक्सेस मिलती है, राइट? एक दिन अचानक उठ के सुबह सुबह मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमने कल भी बात करी थी कि आपको पैसेज स्टार्ट करते ही आपको कूदना नहीं है, कि यहाँ से बस धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट, रटना बस फटा 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 फटा, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। क्यों? इससे क्या होगा, जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स होंगे आप वो भूल जाएंगे। जब आपके पास सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप वो पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, फिर वापस से पैसेज पे आओगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। एक बच्चे ने सवाल किया था कि मैम इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो उसको यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले जाके क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? वो कीवर्ड्स डिफाइन कर देंगे कि आपको इस पैसेज में मेनली पढ़ना क्या है। क्योंकि बच्चे 1000 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का, 600 वर्ड्स का कोई भी पैसेज है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इंपॉर्टेंस सिर्फ गिनी चुनी लाइनें रखती हैं। हाँ, एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रखती है, पैसेज का जो जिस्ट है, यानी कि उसका जो मतलब है पैसेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पैसेज के बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है, राइट? तो उसमें आपका, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पैसेज का टाइटल डिफाइन करो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उनमें आपको पूरे पैसेज का मतलब, तो कीवर्ड्स आपको अगर क्वेश्चन से पता चल गए तो आपके बेसिक 1 2 3 क्वेश्चंस तो आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। उसके ज़्यादा के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो कैसे सॉल्व होंगे? वो सॉल्व होंगे जैसे जो कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही है, क्या कहना चाहता है ना, और जो कह रहा है उसका टाइटल आप डिफाइन करो। इन वर्ड्स के लिए तो आपको पूरा पैसेज दिमाग में रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई द शेड्यूल कास्ट स्टेटस should not be extended to Christianity and Islam। यानी कि एक हमें क्वेश्चन समझ मिल गया, हमें कुछ कीवर्ड्स मिल गए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो लोग हैं उसमें शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो उनको क्यों नहीं देना चाहिए। देखो, हर एक धर्म में अपना, कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, इनफैक्ट अब उस सब में कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम इसलिए हर कोई बोलता है, अब जैसे पंजाबी में होते हैं कुक्के होते हैं, पापे होते हैं, अलग अलग धर्म में, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी चर्च वाले कुछ होते हैं कि हाँ हम इस चर्च को फॉलो करते हैं, हम इस चर्च को, कैथोलिक हैं हम, इस चर्च को फॉलो करते हैं, हम फलाने चर्च को फॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी भेदभाव बहुत होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, कई लोग ना अपने स्टेटस को कि हम यहाँ पे हमें छूत वगैरह समझा जाता है, तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया आप क्रिश्चियनिटी में, लेकिन वो पहले शायद हो सकता है शेड्यूल कास्ट थे या शेड्यूल ट्राइब थे या ओबीसी में आते थे, है ना। तो उन चीज़ों को
ओवरकम करने के लिए उनने उसमें ट्रांसफर तो कर लिया, अपने आप को दूसरे धर्म में बदल तो लिया, है ना, दूसरा धर्म अपना तो लिया, लेकिन क्या उनको ये अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों को भी, क्या इन धर्मों में भी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब आगे एक्सटेंड करना चाहिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के स्टेटस का दायरा इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया, कीवर्ड्स आ गए हमारे पास कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस हमने पता करना है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। ओके, next question is why Supreme Court failed to decide in favor of such converts being given SC status। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो कन्वर्ट्स हैं, जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, किसी भी धर्म में, XYZ किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए, पर वो बिगिनिंग में हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट में ही थे या शेड्यूल ट्राइब में, मतलब कोई भी सोशल इकोनॉमिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें थे, सोशल स्ट्रक्चर में, तो वो अगर उसमें कन्वर्ट हो गए तो उनके फेवर में फैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट क्यों फेल हो गया, है ना, कि इनको भी स्टेटस मिलना चाहिए, इस फैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट क्यों फेल हो गया। तो हमें सेकंड कीवर्ड भी पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों फेल हुआ ऐसे लोगों के पक्ष में फैसला लेने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। बच्चे ये चीज बहुत ध्यान से रखना, नॉट के ऊपर स्पेशल फोकस दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट, क्योंकि कई बारी हम जल्दीबाजी में करेक्ट वाली स्टेटमेंट पे टिक कर आ जाते हैं, राइट, क्योंकि हमने वो उसी टाइम दिमाग में पढ़ा होता है, तो हमें होता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, और वो सही स्टेटमेंट भी दी होगी ऑप्शन में, तो आपको लगेगा कि यही आंसर। नॉट के ऊपर ध्यान दे के, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ओके, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है। इज आर नॉट मतलब इसमें एक स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो सकती है या दो भी इनकरेक्ट हो सकती हैं। विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट मेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एक नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कोई फॉर्म हुआ था, उसकी कोई रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर के उस रिपोर्ट से रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पे कि उससे रिलेटेड कौन सी बातें सही नहीं है। अब यहाँ पे मतलब हम समझ गए कि पैसेज में उस रिपोर्ट से रिलेटेड बातें भी डिस्कस हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, हमने इसकी रिपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, जहां पे भी हमें इसकी रिपोर्ट मिले उस चीज को ध्यान से पढ़ना। ओके, वाई स्पीकर स्टेटेड दैट it is to be welcomed that the Balakrishnan Commission has been asked specifically to examine the changes। अब ये बोल रहे हैं कि स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला कि ये हमें स्वीकार करने की बात है कि बालाकृष्णन कमीशन को ये कहा गया है कि आपको चेंजेस को एग्जामिन करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली, मतलब मूल रूप से आपको सिर्फ चेंजेस को एग्जामिन करना और कुछ नहीं करना। आपने उसके अंदर के इफ बट्स नहीं निकालने कि हाँ इतना चेंज तो हुआ है, किंतु वो चीज़ नहीं करनी। चेंजेस हुए हैं तो क्या चेंजेस हुए हैं, किस लेवल तक हुए हैं, आपने मूल रूप से उन चेंजेस के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो बालाकृष्णन कमीशन को कौन से चेंजेस के लिए बोला गया और उनके ऊपर क्यों फोकस करने के लिए बोला, हमें फोर्थ कीवर्ड भी अपना मिल गया। ओके, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड रेफर्ड इन द सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस है हमारा। ओके, इसके अंदर ये वर्ड हाईलाइट किया गया है डेफिनेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर अब डेफिनेटिव का मतलब होता है एकदम निश्चित। ठीक है, निश्चित। तो अब यहाँ पे लाइन में क्या बन रहा है, द कमीशन विल हैव टू कम अप विद अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज। मतलब कमीशन को एक निश्चित स्टडी यानी कि फाइनल स्टडी के रूप में लेकर आनी पड़ेगी इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर। ठीक है, अब इसका आंसर वैसे हमें अभी पता चल रहा है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, प्लेथोरा, डिसएमिनेट, कंक्लूसिव और पार्टीशन, इनका हमें आंसर अभी पता चल रहा है, लेकिन हम पहले पैसेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर डिसाइड करेंगे। ओके, The center has appointed a 3-member commission। सेंटर मतलब
क्या होता है सेंटर? सेंटर होता है जो हमारी इस वक्त पे गवर्निंग बॉडी है, हमारी गवर्निंग बॉडी जो इस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी सेंटर यानी कि दिल्ली में है। दिल्ली यानी कि ये नहीं कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, नहीं, जो मैक्सिमम स्टेट से रूलिंग पार्टी जीत कर आई है दैट इज बीजेपी। ओके, बीजेपी इज इन सेंटर। ओके, तो बीजेपी की कोई मीटिंग हुई होगी उन्होंने मतलब इसमें हम बेसिकली ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी ने डिसाइड करा है, लेकिन उन्होंने देश हित में एक फैसला लेने की कोशिश करी है। सेंटर हैज अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर की एक कोई कमीशन गठित की गई। अपॉइंटेड मतलब बनाना, गठित करना। टू एग्जामिन द सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग, किसके लिए बनाई गई है? टू एग्जामिन मतलब पता लगाना, एग्जामिन मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, पता लगाना। क्या आइडेंटिफाई करना उन्होंने? द सेंसिटिव इशू, बहुत ही सेंसिटिव यानी कि बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा होता है कि संवेदनशील। ओके, बहुत ही एक संवेदनशील इशू है, मुद्दा है ऑफ एक्सटेंडिंग स्केड्यूल्ड कास्ट स्टेटस, यानी कि स्केड्यूल कास्ट के स्टेटस को, उसके दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है। किसके लिए? टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली, यानी कि उन लोगों तक जो हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से सफर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जिनके साथ में भेदभाव हुआ, जिनको भेदभाव की मार झेलनी पड़ी। एंड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आपको पता है छुआछूत को बोलते हैं हमारे समाज में। पहले के ज़माने में हो सकता है कई जगहों पे आज भी होता हो, लेकिन बहुत ही एक कुरूप एक स्थिति थी। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस, यानी कि रिगार्डलेस मतलब बावजूद इसके कि आज वो किस रिलीजन में, आज वो किस धर्म में है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस पढ़ते वक्त बात करी थी, कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी और इन चीज़ों से बचने के लिए अपना धर्मांतरण भी किया था, राइट। और चाहे उनसे बचने के लिए ना किया हो, चाहे उनको उस धर्म की कुछ बातें अच्छी लगी हों, उसके लिए उन्होंने फॉलो कर दिया दूसरा धर्म, अपना धर्मांतरण किया। लेकिन अगर वो पहले स्केड्यूल कास्ट था तो हिंदू सोसाइटी में उसको आज भी स्केड्यूल कास्ट ही माना जाएगा। आप एज्यूम करो कि आपका कोई पड़ोसी है, राइट, वो एससी को बिलोंग करता है, ठीक है, उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली, लेकिन आप तो उसको वही जानते हो जो पहले था। हम इतनी जल्दी किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, रथलेस मिरर है हमारे समाज का, कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतनी जल्दी, राइट। तो अब ये आइडेंटिफाई करना है उनको कि जो लोग पहले अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र करते थे, स्केड्यूल कास्ट के थे, और उन्होंने अगर आज अपना धर्म बदल लिया तो उनको अब क्या स्केड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए? ओके, ये सोचना उन्होंने। इट इज़ अ टास्क फ्रॉट विद, फ्रॉट मतलब भरा हुआ। ओके, तो ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मतलब उनको दिया गया काम है विच इज़ फ्रॉट विद, मतलब जो भरा हुआ है डिफिकल्टी से। फॉर द पैनल, किसके लिए है डिफिकल्टी का? उस पैनल के लिए जिसके हेडेड बाय, मतलब जिसके हेड कौन है? हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन। इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जो है वो इसके हेड है, यानी कि वो इसके चेयरपर्सन है। ओके, एज इट विल हैव टू ग्रैपल विद बोथ, ग्रैपल विद का मतलब होता है लड़ना, जूझना। ओके, तो इसको किससे लड़ना पड़ेगा? क्योंकि इनको किससे लड़ना पड़ेगा? बोथ सोशल रियलिटीज एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस व्हाइल एड्रेसिंग द कोर क्वेश्चंस। सोशल रियलिटीज मतलब सामाजिक जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है, उसको भी इनको लड़ना पड़ेगा। और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस, यानी कि आइडियोलॉजिकल होता है जो हमारे होते हैं वैचारिक मतभेद, है ना। तो अभी वही मैंने आपको कहा कि हम लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हो सकता है कि आपके पड़ोसी ने तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपके घर में जैसे पुराने लोग, या मेरे घर में बुजुर्ग हैं, मेरे दादू वगैरह हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, पुरानी आइडियोलॉजी के हैं, ठीक है, वो लोग नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हमारी नज़र में तो ये वही हैं जो पहले थे, राइट। तो और फिर वो लोग इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शंस भी जाहिर करेंगे अगर हमने उनको स्टेटस बढ़ाया या दिया भी,
या उन्हें धर्मांतरण भी किया तो उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए कि तुम्हारा धर्म बदलने से तुम जन्म से थोड़ी चेंज हो जाओगे, है ना। तो वो ऑब्जेक्शंस भी उनको एड्रेस करने पड़ेंगे। तो जब ये कमेटी इस कमेटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जिनमें से ये भी चैलेंजेस होंगे कि उनको जो ज़मीनी हकीकत है और जो हमारे वैचारिक जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको भी इनको झेलना पड़ेगा, उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा जब मूल जो इसके सवाल है उनको एड्रेस करेंगे तो, ठीक है। द गवर्नमेंट itself has described it as a seminal and historical complex, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी इसको यही बताया हुआ है, यही कहा है, इसके ऊपर यही टिप्पणी की है कि ये एक सेमिनल यानी कि मौलिक और हिस्टोरिकल यानी कि देखो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं, मौलिक आधार है, मौलिक जो हमारी क्या बोलते हैं राइट्स होते हैं, है ना, उनके और जो हिस्टोरिकल जो हमारा समाज का सिस्टम बना हुआ है उन दोनों के बीच में तालमेल कभी बैठता ही नहीं, है ना। उन दोनों के बीच में तालमेल कभी बैठता ही नहीं, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना वो है, तो उसके ऊपर डील करना गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसके ऊपर सोशोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कि समाज में हर कोई बराबर है, लेकिन हमारा समाज नहीं मानने को तैयार होगा इसको। हालांकि हम क्लेम करते हैं, लेकिन आप आज की डेट में भी ग्राउंड्स पे, गांव के जगहों पे जाएंगे, विलेज एरियाज में जाएंगे, वहाँ पे होता है, ठीक है। हिमाचल में आप अपर के नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। किसी एक जगह का नाम लेना सही नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, ओके। तो हमें उस चीज़ को, गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है ये, हम इसको एकदम से नहीं छेड़ सकते, ओके। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इशू हैज कम अप, ये पहली बार नहीं है कि ये इशू उठा है, ये मुद्दा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के। द पैनल्स अपॉइंटमेंट कम्स इन अवेक, मतलब ये पैनल का जो गठन है ये क्यों हुआ है, ये इन द अवेक मतलब होता है कि ये किसके रूप में, इसके प्रतिरूप के रूप में, मतलब जो एक्शन का रिएक्शन है ऑफ कोर्ट आस्किंग द सेंटर, कि किसका एक्शन, कि कोर्ट ने सेंटर से पूछा था टू क्लैरिफाई इट्स पोजीशन ऑन द इशू, कि आप अपना स्टैंड बताइए। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप अपना स्टैंड बताओ भाई, कि आप कहाँ पे इस मुद्दे पे सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उन्होंने कमेटी बैठा दी, कि आप हमें इसकी ग्राउंड रियलिटी पता करके बताओ कि आज समाज में चल क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टैंड देंगे। और हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय अ कमीशन हेडेड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इसको अपना पोजीशन बताने के लिए उन्होंने एक कमेटी बैठा दी, और जिसके जो हेड है वो कौन है, फॉर्मर चीफ जस्टिस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं, ओके। इन 1985 में भी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट अग्रीड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने माना था दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐतिहासिक रूप से, मतलब पुराने ज़माने में डिस्क्रिमिनेशन जो होता था लोगों के साथ, में कंटिन्यू, कि वो हो सकता है कि आज भी चल रहा हो, इवन आफ्टर मेंबर्स ऑफ एससीज कन्वर्ट, आज भी चल रहा हो, किसके बावजूद कि कई एससी के मेंबर्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं टू अदर रिलीजन्स, उन्होंने दूसरे धर्मों को अपना लिया है, दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कर लिया है, फिर भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता हो, ये हो सकता है। मतलब उनने अग्री इस बात पे नहीं किया कि होता ही है, उनने बोला कि हो सकता है कि ये होता हो, ओके, बट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कॉन्वर्ट्स, पर ऐसे जो कन्वर्टेड लोग थे उनके फेवर में नहीं डिसाइड किया था। अब आपको एक क्वेश्चन याद आ गया, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कन्वर्ट्स के फेवर में डिसीजन क्यों नहीं लिया था कि एससी का स्टेटस एक्सटेंड करने के लिए, याद आया है ना। तो ये वही क्वेश्चन है। अब इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से हमने पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। बीइंग गिवन एससी स्टेटस as
इट फेल्ट मतलब उनको ऐसी स्टेटस देने के लिए अग्री नहीं किया, उसके फेवर में नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? एज इट फेल्ट देयर वॉज नॉट इनफ मटीरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। क्यों नहीं सुनाया? आपको याद है उसमें कोई क्यों ही पूछा था, क्या फैक्टर्स थे, क्या वजह थी? ये रहा फैक्टर, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे पास सबूत नहीं है, इनफ मटेरियल नहीं है, इनफ सबूत नहीं है, इनफ डेटा नहीं है क्या पता लगाने का कि उनकी कन्वर्जन के बाद की कंडीशन कैसी है। यानी कि हमें इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज टू बी वेलकम्ड दैट द बालाकृष्णन कमीशन, ये भी वेलकम दैट द बालाकृष्णन, याद आ गया, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि बालाकृष्णन कमीशन को वेलकम करते हैं कि वो स्पेसिफिकली इसको एग्जामिन करेंगे, है ना। तो अब इसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए पढ़ते पढ़ते ही। अब क्योंकि आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे तो आपको आंसर्स इमीडिएटली मिल गए, वरना आपको वापस आके यहाँ पे ढूंढना पड़ता। ओके, कमीशन हैज बीन आस्क्ड, कमीशन से बोला गया है स्पेसिफिकली टू एग्जामिन, कि उनको बेसिक रूप में सिर्फ एग्जामिन ही करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है द चेंजेस दैट दलित्स गो थ्रू आफ्टर कन्वर्जन, कि कन्वर्जन के बाद में दलित्स के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस, उनका सामाजिक रूप से कैसा स्टेटस हो जाता है उसके बाद में, एंड द डिस्क्रिमिनेशन दे मे फेस, यानी कि उनको उसके कन्वर्जन के बाद भी क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, along with the implications of according them SC status, कि along with the अब आपको पता है according का मतलब क्या होता है कि उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पे according का मतलब अनुसार नहीं है, यहाँ पे मतलब है देना, उनको SC status देना। ठीक है, along with the implication, कि उनने ये भी इंडिकेट किया, इम्प्लाई किया, implications दिए, हल्का सा हिंट दिया है कि उनको SC status देना चाहिए। ओके, द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि एक नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक, ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर्म किया गया था 29 अक्टूबर 2004 में, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ओके, तो इस कमीशन को फॉर्म किया गया था। ओके, हैज ऑल्सो एग्जामिन्ड दिस इशू, मतलब इन्होंने भी यही मुद्दे को एग्जामिन किया हुआ है। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, अपनी 2007 की रिपोर्ट में द पैनल मेड कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन, मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से ये रिकमेंडेशंस दिए हैं इन फेवर ऑफ गिविंग SC, कि उन्होंने उनके फेवर में ये रिकमेंडेशन दिए, उनके फेवर में पॉइंट्स कहे हैं कि SC स्टेटस दिया जाना चाहिए दलित बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स, कि हर धर्म के दलित्स को आपको SC का स्टेटस देना ही चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी, उन्होंने पाया कि जो कास्ट सिस्टम है बी एन ऑल परवेडिंग सोशल फिनोमिनन, यानी कि ये हर तरीके से, ऑल परवेडिंग का मतलब होता है सर्वव्यापी। ओके, तो ये ऑल परवेडिंग फिनोमिनन है, मतलब हर जगह पे ये फिनोमिनन पाया जा रहा है, चाहे आप कोई भी धर्म में हो, हर जगह पे दलित्स के साथ में भेदभाव हो रहा है। ओके, उनका ये कहना था, उनने ये पाया अपनी स्टडी में। तो फिनोमिनन इन इंडिया, हिंदुस्तान के हर धर्म में, हर हिस्से में, हर कोने में ये फिनोमिना है। ठीक है, बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज। ओके, सभी धर्मों में, सभी कम्युनिटीज में ये है। इट स्ट्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, उन्होंने मतलब वजन देकर कहा, जोर देकर कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू एलिमिनेट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें संवैधानिक रूप से ज़रूरत है, मतलब संविधान में कुछ ऐसे संशोधन करने की ज़रूरत है जिससे कि ये रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। अंडरलाइंग द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हिंदू धर्म के जो दलित हैं, ठीक है, उनको तो आपने दे दिया SC का स्टेटस,
लेकिन जो दलित कन्वर्ट हो गए, किसी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, है ना, उनको आपने नहीं दिया। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अंडरलाइन मतलब चिन्हित करना, मतलब उनको मार्क करना। किस चीज़ को मार्क करना? प्रेजेंट पॉलिसी, आज की जो हमारी पॉलिसी है कि लिमिटिंग द एससी स्टेटस, एससी स्टेटस सिर्फ उन तक रहना चाहिए टू दोज प्रोफेसिंग हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। यानी कि एससी का स्टेटस जो है दलित्स को, वो सिर्फ हिंदू धर्म में, सिखिज्म में, सिख धर्म में और बुद्ध धर्म में दिया जाता है। जो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, जो सिखिज्म को या हिंदुइज्म को, ठीक है, उनको ही दिया जाता है। अदरवाइज बाकी अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो उसमें अगर कोई दलित है तो उनको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हम सिर्फ इन 3 धर्मों के दलित्स को हम एससी का स्टेटस दे रहे हैं और बाकियों को नहीं दे रहे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विडंबना है कि एक रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम खुद फैला रहे हैं। ओके, ऐसा उनका कहना था। व्हाइल द टेनेट्स ऑफ अ रिलीजन, यानी कि टेनेट्स मतलब होता है सिद्धांत, कि किसी भी रिलीजन के सिद्धांत जो हैं वो हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउ ना करते हो, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है क्रिश्चियनिटी में हर एक इंसान को, जैसे हमने देखो हिंदू धर्म में भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन था वो मौलिक मतलब बेसिक उसका फंडा ये नहीं था, वो आपके काम के बेस पे आपके वर्णों को डिसाइड किया गया था। लेटर ऑन ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक, सोशल जो हमारा स्टिग्मा है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ के साथ में बुरी चीज़ भी आ जाती है और ओवर द ईयर्स हम अपने हिसाब से उसको तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, उस वजह से अनटचेबिलिटी और ये चीज़ें आ गई, ठीक है। लेकिन जिन्होंने झेली हैं उनके लिए रियलिटी रही है, राइट। तो हो सकता है क्रिश्चियनिटी में का जो बेसिक फॉर्म है वो अनटचेबिलिटी को नहीं मानता हो, वो सबको इक्वल ट्रीट करता हो, उसमें वर्ण सिस्टम ना हो। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि अगर दूसरे धर्म से ट्रांसफ़र हुए तो उसमें उनको अनटचेबल ही माना जा रहा है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ओके, व्हाइल द टेनेट्स ऑफ अ रिलीजन में नॉट अलाउ, कि उसके मौलिक रूप में तो हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, हकीकत बहुत डिफरेंट है, ऐसा उन्होंने कहा। द मेन काउंटर व्यूज आर वेल नोन। अब इसके विपक्ष में जो आएंगे स्टेटमेंट्स वो हमें पता है क्या आएंगे, वो ये क्या आएंगे? डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रिवेशन बीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। यानी कि जो इसके अब अगर हम दूसरे धर्मों के दलित्स को एससी का स्टेटस देते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने कहा चेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसके ऊपर पहले उसका काउंटर किया जाएगा। यानी कि उसके विपक्ष में जो मुद्दे आएंगे, जो उनके विपक्ष में कही जाने वाली बातें हैं वो हमें पता है। वो क्या कहा जाएगा? सबसे पहली बात कि जो ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रिवेशन का जो ये फंडा है, ये सिर्फ हिंदू बेस्ड, हिंदू धर्म का जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, सोशल ऑर्डर है, ये सिर्फ उसका सिनेरियो है, उसके अंदर आता है, ठीक है। एससी स्टेटस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इसीलिए जो एससी स्टेटस है वो जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में बदल गए उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर सपोज करो कि मैं बोल रही हूँ कि इनको मिलना चाहिए स्टेटस, तो आपके पास ये पॉइंट है कि अगर वो हिंदू रहे ही नहीं तो उनका कास्ट कैसा, ठीक है, उनका कास्ट कैसा, तो उनके साथ भेदभाव कैसा। तो दूसरे धर्मों में एससी का स्टेटस नहीं देना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट क्या आता है? द बेनिफिट्स इन्वॉल्व मे बी सीन एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्जन, कि अगर हम दूसरे धर्मों को भी बेनिफिट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब मास कन्वर्जन मतलब बड़ी मात्रा में लोग दूसरे धर्मों में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है, बड़ी मात्रा में। कि मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी हमारे धर्म में एससी एसटी का स्टेटस आपको मिल रहा है हिंदू धर्म में, तो कई लोग हिंदू हैं, या तो कई लोग सिख हैं, तो कई लोग बुद्ध हैं। अगर ये स्टेटस दूसरे धर्मों में भी मिलने लग जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा लोग उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट द शेयर ऑफ रिजर्वेशन पाए, यानी कि आपको पता है ये सर्कल होता है, राइट,
हम अगर कोई भी हमारे स्टेटस है उसको ग्राफ में दिखाते हैं तो एक पाई चार्ट बोलते हैं कि इतने % हिंदू हैं, इतने % मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने बौद्ध हैं, इतने जैन हैं, है ना, ये पाई चार्ट होता है। तो कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू धर्म का पाई चार्ट है और इसमें दलित का अगर इतना शेयर है तो वो दलित का शेयर कम होके इतना हो जाएगा, ठीक है, ये कहना चाह रहे हो। तो शेयर ऑफ रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू दलित्स अमंग हिंदू, मतलब हिंदू धर्म में जो दलित्स हैं मे श्रिंक इफ न्यू सेक्शंस आर इंक्लूडेड। मतलब वो दूसरा तुक ये दे सकते हैं कि अगर हमने सभी धर्मों के दलित्स को हमने स्टेटस दे दिया SC ST का, तो जो हिंदू धर्म के जो दलित्स हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो कम हो जाएगा, कोटा कम हो जाएगा। देयर इज नो क्रीमी लेयर कंसेप्ट फॉर SC रिजर्वेशन। अब हमें ये भी पता है कि SC रिजर्वेशन में कोई क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि आपकी अगर 3-4 पीढ़ियां अच्छी पोजीशंस पे अच्छी नौकरियां करती हुई, अच्छी इनकम सोर्स लेती हुई हैं तो भी आप SC में ही आते हैं, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एंड एक्सपैंडिंग इट्स स्कोप, और इसको बढ़ाना, इसके दायरे को बढ़ाना मे बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ करंट बेनिफिशरीज, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो आज की डेट में जिन लोगों को इसके फायदे मिल रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। मतलब उनका जैसे कोटा कम हो गया तो उनको, मतलब कोटा कम हो गया यानी कि अब कम लोग को मिलेगा। अब हर धर्म में से देना है भाई, क्रिश्चियनिटी वालों को भी देना है, इस्लाम वालों को भी देना है, जैन बहुत सबको देना है, तो उतने ही बंदे होंगे। 100 सीट्स थी, मैंने डिवाइड करी थी 3 जगह पे, ठीक है, 2 जगह पे मान लो 50-50। अब अगर मुझे 4 जगह पे डिवाइड करनी है तो 25-25-25 होंगी, है ना, तो उनका एक इंडेक्स कम हो गया। ओके, तो ये है। अब द कमीशन विल हैव टू कम अप विद अ डेफिनेटिव स्टडी, यानी कि एक बहुत ही कंक्लूसिव, एक बहुत ही स्पष्ट फाइनल स्टडी के तौर पर लेकर आनी पड़ेगी, एक फाइनल वर्डिक्ट लेकर आना पड़ेगा ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इशू, ऐसे गंभीर मुद्दों का, ठीक है। तो उनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड स्टडी लेकर आनी पड़ेगी। ओके, चलते, ये भी एक लाइन थी जिसमें आपसे पूछा था डेफिनेटिव का मतलब क्या है, तो डेफिनेटिव मतलब एक कंक्लूसिव स्टडी लेकर आनी पड़ेगी। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। should not be, according to passage, why the scheduled caste status should not be extended to Christianity and Islam? क्यों नहीं देना चाहिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को? The benefits involved may be seen as incentive to mass conversion. बड़े कन्वर्जन में, बड़े मात्रा में धर्म परिवर्तन होगा, सही है। The share of reservation pie available to Dalits among Hindus may shrink, ये भी सही है। Because discrimination and deprivation being the consequences of caste based Hindu, ये भी उन्होंने तो तर्क दिया है एक कि हाँ वो हिंदू कास्ट बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है, सोशल ऑर्डर का हिस्सा है, तो दूसरे धर्मों में तो होता ही नहीं है, तो उनको देने का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज द कमीशन हैज नॉट अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इशू, बोल रहे हैं कि कमीशन के पास में इन कॉम्प्लेक्स इशू की कोई फाइनल स्टडी नहीं है, तो ये तो उनको लेकर आनी पड़ेगी इन मुद्दों को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ तो उनको लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मार्क ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई सुप्रीम कोर्ट फेल्ड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स बीइंग गिवन SC स्टेटस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके ऊपर फैसला सुनाया है और जो उनके पक्ष में नहीं गया कि ऐसे कन्वर्ट लोगों को SC का हिस्सा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, SC का स्टेटस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दिया, हमने उसी टाइम आइडेंटिफाई कर दिया ना, एज देयर वॉज नॉट इनफ एविडेंस विच आउटलाइन द कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट न्यू दैट इफ इट अलाउ देन इट लीड टू मास, सुप्रीम कोर्ट को पता था कि अगर उन्होंने बोला, उनने अलाउ किया तो उससे मास कन्वर्जन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी बात कही है कि हमारे पास उनकी कन्वर्जन के बाद की कंडीशंस का डेटा नहीं है कि उनके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको पहले भी बोला है, ध्यान रखना, नॉट के ऊपर फोकस देना। ओके, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट मेड पब्लिक बाय द नेशनल कमीशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो नेशनल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। द पैनल वॉज अगेंस्ट ग्रांटिंग ऑफ SC स्टेटस टू दलित बिलोंगिंग टू ऑल। ये ही गलत है सबसे पहली बात तो, कि पैनल ने तो उनने तो रिकमेंड किया था कि देना चाहिए दलित को ये स्टेटस, क्योंकि हर धर्म में ये क्या है, ये ऑल परवेडिंग सिस्टम है, यानी कि ये हर धर्म में है, ये अक्रॉस इंडिया हर कम्युनिटी हर धर्म में है। ओके, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, यानी कि ये नॉट करेक्ट है। द कास्ट बेस्ड सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली, ये भी गलत है। उनने कहा कि ये हर सिस्टम में है, हर धर्म में है, कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है हर धर्म में। द ग्राउंड रियलिटी वॉज सिमिलर टू प्रिंसिपल्स ऑफ अ रिलीजन विद द, अब उनने ये भी कहा कि हालांकि किसी धर्म का मूल जो होता है, आधार होता है, वो अलग हो सकता है, वो ये कह सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, तो ये भी गलत है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, आर नॉट करेक्ट है, यानी कि तीनों आ रहे हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Why speaker stated that it is to be welcomed that Balakrishnan Commission has been asked specifically to examine the changes। अच्छा, अब इसमें बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उनने ये नहीं बोला कि इसके ऊपर क्यों उनने खुश हुए, है ना, तो अब हमें इसको ध्यान से सोच समझ के सूझबूझ के देना पड़ेगा। बिकॉज द बालाकृष्णन कमीशन ऑन गिविंग SC स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज इट्स वर्क कट आउट, यानी कि उनका क्या हुआ, काम हो गया, मतलब उनने जो उनको स्टेटस देना है उसका काम उनका बहुत इजी है या कम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज इन 1985 सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कॉन्वर्ट्स बीइंग गिवन SC स्टेटस ड्यू टू द डर्थ ऑफ इनफ मटीरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया है उनके अगेंस्ट में, और उनके पास क्योंकि इनफ मटेरियल नहीं था, ये भी नहीं है। बिकॉज मतलब ये एक रीजन है, क्योंकि उनके पास इनफ डेटा नहीं था उस टाइम पे। तो अब इसमें बालाकृष्णन कमीशन को जो बुलाया गया है चेंजेस को देखने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उस टाइम डेटा था ही नहीं, तो अभी उनको सिर्फ चेंजेस का ही बताना है। उन्होंने बोला ना हमारे पास कन्वर्जन के बाद का हमारे पास डेटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन अब अगर ये डेटा ला के दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उनके हक में फैसला सुना दे, है ना, या सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। बिकॉज द कोर्ट आस्किंग द सेंटर टू क्लैरिफाई इट्स पोजिशन ऑन द इशू, सो सेंटर अपॉइंटेड, हाँ, इसमें ये कह रहे हैं सो सेंटर अपॉइंटेड, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सेंटर से जवाब मांगा तो सेंटर ने बालाकृष्णन कमीशन अपॉइंट कर दिया, और इसलिए इसका जो है स्पीकर वो स्वागत करते हैं। नहीं, ये भी रीज़न नहीं है, क्योंकि स्पीकर कह रहे हैं कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता चले, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका हमने डिस्कस करते वक्त ही बता दिया था, आंसर इज कंक्लूसिव, डेफिनेटली, मतलब एकदम फाइनल, ठीक है। अब बच्चे हो सकता है कि आपको प्लेथोरा, डिसेमिनेट का या पार्टीशन का मतलब ना पता हो, मीनिंग ना पता हो, कंक्लूसिव का मीनिंग ना पता हो, आपकी वो कैब अगर नहीं भी अच्छी है, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर स्किप नहीं करना, डिफाइन करना, फाइनल वर्ड डिफाइन करना है ना, किसी की डेफिनेशन देना। अब डेफिनेशन तो वही होती है जो कंक्लूजन होता है ना, तो कंक्लूजन यानी कि कंक्लूसिव। ओके ओके, सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पिछले वीडियोस, दोनों वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, ठीक है। इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।